हेलो नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं इस क्लास में अपने सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो की जो मैं सीरीज बना रहा हूं, उसके अंतर्गत आज ये मैं क्वेश्चन ले रहा हूं। सूरदास के भ्रमर गीत से संबंधित है ये क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर के सिलेबस में भी है और एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के सिलेबस में भी है। सूरदास जी एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में हैं और सूरदास जी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर में हैं। तो हिंदी साहित्य का, चाहे वो बीए फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हो सेकंड पेपर का, और चाहे एमए फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर का विद्यार्थी हो, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके परीक्षा में आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा है। क्या है क्वेश्चन? असल में क्या है कि ये है भ्रमर गीत के ऊपर क्वेश्चन जो मूल क्वेश्चन है वो है सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं। सूरदास जी ने भ्रमर गीत नाम से तमाम पद लिखे हैं, तो हमको यहाँ पर बताना है कि उस भ्रमर गीत में सूरदास जी ने अपनी किन किन भावनाओं, संवेदनाओं और भाव पक्ष और कला पक्ष सबको समेटा है। तो यह क्वेश्चन तमाम प्रकार से पूछा जा सकता है। हो सकता है यह क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाए कि भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास के भाव पक्ष की विशेषताएं बताइए, या भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास का कला पक्ष किस प्रकार से है इसकी विशेषताएं बताइए, या पूछ लिया जाए कि भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए केवल, या पूछ लिया जाए कि भ्रमर गीत के आधार पर सूरदास के काव्य सौष्ठव, काव्य सौंदर्य या भाव पक्ष एवं कला पक्ष के संबंध में आप क्या जानते हैं ये बताइए। तो अगर भ्रमर गीत शब्द उसमें आता है और उसकी विशेषताओं के बारे में किसी भी तरह से पूछता है, तो आज जो इसमें सवाल को ले रहा हूँ वो सवाल आप आसानी से लिखेंगे। बस ध्यान रखेंगे ये कि क्वेश्चन जिस प्रकार का है उस प्रकार से आपको अपनी भूमिका लिखनी है और उसी प्रकार से आपको अपने निष्कर्ष में थोड़े परिवर्तन करने हैं। ठीक, वो सब आप जानते हैं कि कैसे परिवर्तन करना है, वो मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम इसकी प्रस्तावना या भूमिका लिखते हैं 2-3 पंक्तियों में। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत लिखने की एक लंबी परंपरा रही है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत लिखने की एक लंबी परंपरा रही है। भक्ति काल से आधुनिक काल तक ऐसा कोई काल नहीं जिसमें कवियों ने इस विषय पर अपनी लेखनी ना चलाई हो। भक्ति काल से आधुनिक काल तक ऐसा कोई काल नहीं जिसमें कवियों ने इस विषय पर अपनी लेखनी ना चलाई हो। देखिए, इसके लिए 1-2 विद्यार्थियों के हमारे पास फ़ोन भी आए थे। अंकित का फ़ोन भी आया था एमए फर्स्ट सेमेस्टर से, तो हमारी बातचीत उनसे हुई। तो मैंने ये अंकित ने बोला कि सर अगर वो हो सूरदास के भ्रमर गीत पर कोई क्वेश्चन तो उसकी फ़ोटो भेज दीजिए। तो मुझे याद था, मैंने कहा था हाँ याद तो है मुझे कि मैंने क्वेश्चन वो बनाया था, लेकिन वो मेरे रूम चेंज करने की वजह से वो डायरी मेरी मिसप्लेस हो गई है, वो मिल नहीं रही है। तो मैं इसे 2-3 जगहों से फिर मैंने उसके बाद इसे कलेक्ट करना शुरू किया। अभी 1.5-2 घंटे पहले फ़ोन आया था अंकित का, एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं। तो मैंने इसे कलेक्ट किया है। ये नोट्स टाइप में नहीं है, वरना मैं आपको इसकी फ़ोटो भेज देता। ये अलग अलग जगहों पर है, तो मैं उसको कलेक्ट करके इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसलिए इसकी फ़ोटो तो नहीं भेज पाऊँगा, लेकिन वीडियो आपको मिल जाएगी। हाँ, तो यानी हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत लिखने की एक लंबी परंपरा रही है और भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें कवियों ने इस विषय पर अपनी लेखनी ना चलाई हो। ठीक है, अब हम हेडिंग डालेंगे पहली कि भ्रमर गीत का अर्थ क्या होता है। हेडिंग पड़ेगी भ्रमर गीत का अर्थ। हम इसमें ये जानेंगे कि भ्रमर गीत का अर्थ होता क्या है। यह शब्द भ्रमर गीत से बना है। भ्रमर प्लस गीत तो भ्रमर गीत हो गया। यह शब्द भ्रमर प्लस धन गीत से बना है, जिसका सीधा सा अर्थ है भंवरे को संबोधित करके या भंवरे को लक्ष्य करके गाया गया गीत। जिसका सीधा सा अर्थ है भंवरे को संबोधित करके या भंवरे को लक्ष्य करके गाया गया या लिखा गया गीत। परंतु काव्य के दृष्टिकोण से इसका आशय कुछ अलग ही है। परंतु काव्य के दृष्टिकोण से इसका आशय कुछ अलग ही है। क्या आशय अलग है?
यहाँ भ्रमर शब्द प्रतीक रूप में प्रयुक्त है। किसके लिए प्रतीक रूप में प्रयुक्त है? श्री कृष्ण और उद्धव के लिए आया है। यहाँ भ्रमर शब्द प्रतीक रूप में प्रयुक्त है जो श्री कृष्ण और उद्धव के लिए आया है। ये हो गया भ्रमर गीत का अर्थ। अब हम हेडिंग डालेंगे दूसरी, खा। ये थी हेडिंग नंबर का, भ्रमर गीत का अर्थ। अब डालेंगे हेडिंग खा और उसमें डालेंगे हेडिंग भ्रमर गीत की विशेषताएं। अब भ्रमर गीत की विशेषताएं हम पॉइंट में बात करेंगे, 4 पॉइंट में हम बात करेंगे। पहला पॉइंट आप लिखेंगे, कृष्ण को ब्रज, नंद, यशोदा तथा गोपियों की याद सताती है। कृष्ण को ब्रज की, नंद की, यशोदा की तथा गोपियों की याद सताती है और वे उद्धव को ब्रज जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और वे उद्धव को ब्रज जाने के लिए प्रेरित करते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 1 फिर से बोल दूं मैं, कृष्ण को ब्रज, नंद, यशोदा तथा गोपियों की याद सताती है और वे उद्धव को ब्रज जाने के लिए प्रेरित करते हैं। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे, उद्धव से गोपियां अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं। जब उद्धव पहुंच जाते हैं वहां ब्रज में, तो गोपियां उद्धव से अपनी विरह व्यथा का वर्णन करती हैं। इसी बीच अवसर पाकर उद्धव जी ज्ञान, योग और निर्गुण की महिमा गाने लगते हैं। इसी बीच उद्धव जी अवसर पाकर गोपियों से ज्ञान, योग और निर्गुण की महिमा गाने लगते हैं। ये था पॉइंट नंबर 2। अब लिखेंगे हम पॉइंट नंबर 3। तभी वहां एक भंवरा आ जाता है। जैसे ही शुरू करते हैं उद्धव ज्ञान, योग और निर्गुण की बात, उसी समय वहां पर एक भंवरा आ जाता है और गोपियां उसी भंवरे को मोहरा बनाकर कृष्ण और उद्धव को खूब फटकार लगाती हैं। गोपियां उसी भंवरे को मोहरा बनाकर कृष्ण और उद्धव को खूब फटकार लगाती हैं। ये था प्रश्न पॉइंट नंबर 3। अब हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 4। भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य ज्ञान, योग पर प्रेम और भक्ति की विजय दिखलाना है। भ्रमर गीत का मुख्य उद्देश्य ज्ञान, योग पर प्रेम और भक्ति की विजय दिखाना है। ठीक, तो 4 पॉइंट में हमने भ्रमर गीत की विशेषताएं बताई। तो ये हेडिंग नंबर थी खा। अब हम लिखेंगे हेडिंग नंबर गा। श्रीमद् भागवत में वर्णित भ्रमर गीत प्रसंग। श्रीमद् भागवत में वर्णित भ्रमर गीत प्रसंग। इसमें लिखेंगे, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अध्याय 47 में, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अध्याय 47 में श्लोक संख्या 12 से 21 तक भ्रमर गीत प्रसंग का वर्णन प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध के अध्याय 47 में श्लोक संख्या 12 से श्लोक संख्या 21 तक भ्रमर गीत का प्रसंग प्राप्त होता है। ठीक, ये हो गई हेडिंग हमारी ग, क, ख, ग। घ लिखेंगे अब, सूरदास का भ्रमर गीत। सूरदास का भ्रमर गीत। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन सूरदास जी ने ही किया। सूरदास ने वैसे तो 3 भ्रमर गीत लिखे हैं। सूरदास जी ने वैसे तो 3 भ्रमर गीत लिखे हैं, परंतु पहला और दूसरा वैसी प्रसिद्धि नहीं प्राप्त कर सका जैसी तीसरे से प्राप्त हुई, या जैसी तीसरे ने प्राप्त की। ठीक, अब एक लाइन आप छोड़ करके लिखेंगे, सूरदास के इस भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्नांकित हैं। सूरदास के इस भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्नांकित हैं। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 1, निर्गुण पर सगुण की विजय। निर्गुण पर सगुण की विजय।
इसमें आप लिखेंगे क्या कि निर्गुण और सगुण का विवाद आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। निर्गुण और सगुण का विवाद आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा। सूर ने अपने लेखन में सर्वत्र सगुण का ही गुणगान किया है। सूरदास ने अपने लेखन में सर्वत्र सगुण का ही गुणगान किया है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में कहें तो एक लाइन छोड़ करके नोट कमा में लिखेंगे आप, उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। वे प्रेम या भक्ति मार्ग की उपेक्षा करते थे। वे प्रेम या भक्ति मार्ग की उपेक्षा करते थे। कृष्ण का इन्हें गोपियों के पास भेजने में अभिप्राय ये था कि कृष्ण का इन्हें गोपियों के पास भेजने में यह अभिप्राय था कि इनकी प्रीति गूढ़ता के सामने उद्धव के ज्ञान का गर्व दूर हो। इनकी प्रीति गूढ़ता के सामने उद्धव के ज्ञान का गर्व दूर हो। फुल स्टॉप मोनोकामा क्लोज। यानी शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि उद्धव दास जी को अपने ज्ञान पर बड़ा गर्व था, प्रेम और भक्ति पर वो ज़्यादा बिलीव नहीं करते थे, वो उपेक्षा करते थे। तो कृष्ण जी ने सोचा कि इनको ऐसा समझाएं कि ये चैप्टर इनको ठीक से समझ में आ जाए प्रेम और भक्ति का। तो इन्होंने इसको करने के लिए एक प्रैक्टिकल खेल खेल दिया। क्या? उद्धव जी को भेज दिया गोपियों के पास, आप कि जाओ और उनको जरा बताओ कि प्रेम क्या है और निर्गुण और इसकी उपासना करो। ठीक, तो वो चले गए वहाँ और आप जानते हैं कि फिर किस प्रकार से उनका गर्व वहाँ पर दूर हुआ। ठीक, फुल स्टॉप उनका मैं क्लोज करके एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना है कि निर्गुण के विरोध में सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है। लेकिन इससे ये नहीं समझ लेना है कि निर्गुण के विरोध में सूरदास जी ने भ्रमर गीत लिखा है। तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियां इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थीं। तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियां इसके लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार थीं, जिसके लिए सूरदास को निर्गुण का खंडन करना पड़ा। जिसके लिए सूरदास को निर्गुण का खंडन करना पड़ा। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, एक डैश करके उदाहरण लिखेंगे उनका मैं अंदर एक लाइन छोड़ करके। आए जोग सिखावन पाड़े, आए जोग सिखावन पाड़े। सेकंड लाइन, काकी भूख गई बयारी भख, काकी भूख गई बयारी भख, बिना दूध घृत माड़े। काकी भूख गई बयारी भख, बयारी माने हवा, भख माने खा करके, बिना दूध घृत माड़े। और अंतिम लाइन लिखेंगे इसकी, सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। सूरदास तीनों नहीं उपजत, धनिया धान कुम्हाड़े। सूरदास जी कह रहे हैं कि धनिया, धान और कुम्हाड़ा, ठीक कद्दू, इन तीनों को एक साथ आप नहीं उपजा सकते हैं। फुल स्टॉप नोट कामा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे। अब इनमें से दो आसानी से जो आपको याद हो जाए वो लिख दीजिएगा। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। इन्होंने काम में लिखेंगे, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सेकंड लाइन, सु तव व्याधि हमको लई आए। सु तव व्याधि, व्याधि माने बीमारी, हमको लई आए, देखी सुनी न करी। सुतव व्याधि हमको लई आए, देखी सुनी न करी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। करुई मतलब कड़वी, ककरी माने पकड़ी, कड़वी ककड़ी। ठीक, फुल स्टॉप नोट का हम क्लोज कर देंगे। और अगर आपकी स्पीड अच्छी हो, दोनों उदाहरण लिखेंगे। स्पीड कम अच्छी हो आपकी लिखने की तो कोई एक उदाहरण आप लिख करके अपना आगे काम बढ़ाएंगे। और डालेंगे हेडिंग नंबर 2,
गोपियों की व्यंग्यात्मकता। गोपियों की व्यंग्यात्मकता। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण, योग, कृष्ण और उद्धव पर जमकर व्यंग बाणों की बरसात की है। सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण, योग, कृष्ण और उद्धव पर जमकर व्यंग बाणों की बरसात की है। उद्धव का मजाक उड़ाती हुई गोपियां कहती हैं, उद्धव का मजाक उड़ाती हुई गोपियां कहती हैं, डैश करके इन्होंने कामा के अंदर लिखेंगे पहला उदाहरण। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके दूसरा उदाहरण लिखेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ आए, हरि हैं राजनीति पढ़ आए, इक अति चतुर हुतैं पहले से, इक अति चतुर हुतैं पहले से, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरि हैं राजनीति पढ़ आए। ये दो उदाहरण हैं, इन दोनों में से कोई एक उदाहरण या दोनों उदाहरण आप लिखेंगे। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 3, गोपियों की स्पष्टवादिता। गोपियों की स्पष्टवादिता। सूरदास की गोपियां किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती। सूरदास की गोपियां किसी भी बात को घुमा फिरा कर नहीं कहती। वे अपनी बातें साफ साफ शब्दों में बयान करती हैं। वे अपनी बातें साफ साफ शब्दों में बयान करती हैं। वे साफ साफ कह देती हैं कि सोते जागते, वे साफ साफ कह देती हैं कि सोते जागते उन्हें सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही नजर आते हैं। सिर्फ सोते जागते सिर्फ और सिर्फ कृष्ण ही नजर आते हैं। डैश करेंगे, उदाहरण लिखेंगे फुल इन्होंने काम लगा करके। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, कान्ह कान्ह जकरी। फुल स्टॉप काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के दूसरा उदाहरण लिखेंगे। हम तो केली कान्ह की भूखी, हम तो केली कान्ह की भूखी। सेकंड लाइन, कैसे निर्गुण सुनै तिहारी, कैसे निर्गुण सुनै तिहारी, बिरहिन बिरह बिदुखी, बिरहिन बिरह बिदुखी। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। गोपियां कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। गोपियां कृष्ण को अपने जीवन का आधार मानती हैं। डैश करके एक उदाहरण लिखेंगे। ये उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। हमारे हरि हारिल की लकरी, हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। हमारे हरि हारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। हमारे हरि हारिल की लकरी। फुल स्टॉप करके उनका काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन और छोड़ के लिखेंगे। जब उद्धव गोपियों से ज्ञान मार्ग की बात कहते हैं, जब उद्धव गोपियों से ज्ञान मार्ग की बात कहते हैं, तो गोपियां इसका जवाब देती हैं। तो गोपियां इसका जवाब देती हैं। क्या जवाब देती हैं? डैश करके उदाहरण में लिखेंगे। हमको हरि की कथा सुनाओ, कहते हैं हमको हरि कथा सुनाओ, मेरे कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। हमको हरि की कथा सुनाओ। सेकंड लाइन, अपनी ज्ञान कथा है उद्धव मथुरा ही ले जाओ, अपनी ज्ञान कथा है उद्धव
मथुरा ही ले जाओ हमको हरि की कथा सुनाओ। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब देखिए इस हेडिंग नंबर 3 में आपने 1 उदाहरण, 2 उदाहरण, 3 उदाहरण, 4 उदाहरण लिखेंगे। फिर से वही बात मैं कह रहा हूँ, स्पीड अच्छी हो तो सारे लिखेंगे, वरना इसमें से आप कोई भी 2 लिखेंगे, 2 छोड़ देंगे, कोई भी आप 2 लिखेंगे, जो भी 2 आसानी से आपको याद हो जाए। ठीक, पूरा आपका काम चलेगा, कहीं नंबर कटने वाला नहीं है। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 4, योग की कठिनता का निरूपण। योग की कठिनता का निरूपण। गोपियां उद्धव से बार बार कहती हैं कि योग जैसे कठिन विषय को हम अनपढ़ अबलाएं कहाँ समझ सकती हैं। योग जैसे कठिन विषय को हम अनपढ़ अबलाएं कहाँ समझ सकती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। हम अहीर अबला सठ मधुकर, हम अहीर अबला सठ मधुकर, तिन्हि जोग कैसे सो है, तिन्हि जोग कैसे सो है। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज करेंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे। हम तो निपट अहीर बावरी, जोग दीजिए ज्ञानिन। हम तो निपट अहीर बावरी, जोग दीजिए ज्ञानिन। ठीक, अब इसमें से कोई भी एक उदाहरण आप लिखेंगे और हेडिंग नंबर आप 5 लिखेंगे। गोपियों की खीज। गोपियों की खीज। उद्धव द्वारा लगातार गोपियों के मध्य योग और ज्ञान का उपदेश देते जाना। उद्धव द्वारा लगातार गोपियों के बीच में योग और ज्ञान का उपदेश देते जाना, इस बात का विचार किए बिना कि गोपियों को वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। इस बात का विचार किए बिना कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो गोपियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और अंततः गोपियां खीज उठती हैं। और अंततः गोपियां खीज उठती हैं। वे कहती हैं, डैश करके उदाहरण लिखेंगे। गोकुल सबय गोपाल उपासी। गोकुल सबय गोपाल उपासी। सेकंड लाइन। जोग अंग साधत जे ऊधव, जोग अंग साधत जे ऊधव, ते सब बसत ईसपुर काशी। जोग अंग साधत जे ऊधव, ते सब बसत ईसपुर काशी। गोकुल सबय गोपाल उपासी। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे। ऊधव जाओ तुम्हीं हम जाने। ऊधव जाओ तुम्हीं हम जाने। सेकंड लाइन। श्याम तुम्हें हिया नाही पठायो। श्याम तुम्हें हिया नाही पठायो, तुम हो बीच भुलाने। श्याम तुम्हें हिया नहीं पठायो, तुम हो बीच भुलाने। ऊधव जाओ तुम्हें हम जाने। फुल स्टॉप एंड कॉमा क्लोज कर देंगे। संभव हो दोनों उदाहरण लिखेंगे, वरना एक, और डालेंगे हेडिंग नंबर 6, गोपियों द्वारा निर्गुण का उपहास। गोपियों द्वारा निर्गुण का उपहास। उद्धव की निर्गुण और ज्ञान मार्ग की बातें सुनकर गोपियां ऊब जाती हैं। उद्धव की निर्गुण और ज्ञान मार्ग का उपदेश सुन सुनकर गोपियां ऊब जाती हैं। तब वे निर्गुण का उपहास करती हुई कुछ सवाल खड़े कर देती हैं। तब वे निर्गुण का उपहास करती हुई कुछ सवाल खड़े कर देती हैं। डैश करके लिखेंगे। पहला उदाहरण। निर्गुण कौन देश को वासी। निर्गुण कौन देश को वासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। निर्गुण कौन देश को वासी। फुल स्टॉप करके उनका कॉमा क्लोज कर देंगे।
एक उदाहरण और लिखेंगे, हमारे कौन जोग व्रत साधै, हमारे कौन जोग व्रत साधै। सेकंड लाइन, बटुआ झोरी दंड अघारी इतनन को आराधै, बटुआ झोरी दंड अघारी, अधारी, अघारी अधारी, इतनन को आराधै, हमारे कौन जोग व्रत साधै। फुल स्टॉप इनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ लिखेंगे, ऊधव मन नाही 10-20। एक उदाहरण लिखेंगे, एक लाइन छोड़ करके नोट कमा में, ऊधव मन नाही 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराधै ईश, एक हुतौ सो गयो श्याम संग को अवराधै ईश, ऊधव मन न होए 10-20। फुल स्टॉप नोट कमा क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण और लिखेंगे, आयो घोष बड़ो व्यापारी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, आयो घोष बड़ो व्यापारी, लादि खेप गुण ज्ञान जोग की, ब्रज में आय उतारी, ब्रज में आय उतारी। फुल स्टॉप का क्लोज कर देंगे। आयो घोष बड़ो व्यापारी, इसमें भी कई उदाहरण हो गए हैं, जो आपको आसानी से 2 उदाहरण याद हो जाएं वो आप लिखेंगे। ये जो पूरा क्वेश्चन लिखा रहा हूँ इसका आपको सिर्फ 60% लिखना है। स्पीड कम अच्छी हो तो, और स्पीड अच्छी हो तो ये पूरा क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। ये पूरा क्वेश्चन जिसकी स्पीड अच्छी होगी वो लिख सकता है, क्योंकि उसी हिसाब से सब डिजाइन किए गए हैं प्रश्न। अब डालेंगे हेडिंग नंबर 7, भ्रमर गीत में विरह की सात्विकता एवं विराटता। भ्रमर गीत में विरह की सात्विकता एवं विराटता, यानी इसमें दिखाना है कि भ्रमर गीत में जो विरह है वो कितना सात्विक है और कितना विराट है। इसमें लिखेंगे, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि डैश करके नोट का अंदर लिखेंगे, सूरदास का कवि हृदय, सूरदास का कवि हृदय मन की भीतरी तहों तक जाकर, मन की भीतरी तहों तक जाकर वियोग की गहराई नाप कर आता है, वियोग की गहराई नाप कर आता है। फुल स्टॉप उनका हम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं, कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं, और फिर एक लाइन छोड़ेंगे, नोट का हम लगाएंगे और उदाहरण लिख जाएंगे। मैं इसमें उदाहरण लिखवा रहा, एक लाइन के आपको 5-6 जो आसानी से आपको 2-3 याद हो जाए वो आप लिख दीजिएगा। लिखिए नंबर 1, देखियत कालिंदी अतिकारी, देखियत कालिंदी अतिकारी। फुल स्टॉप उनका क्लोज। दूसरा लिखेंगे, तब वह लता लगति अति शीतल, तब वह लता लगति अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें, तब वह लता लगत अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजें। फुल स्टॉप उनका क्लोज। तीसरा लिखेंगे, तब से मिटे सबय आनंद, तब से मिटे सबय आनंद। सेकंड लाइन इसमें लिखेंगे, या ब्रज के सब भाग संपदा, या ब्रज के सब भाग संपदा, ले जु गए नंद नंद, ले जु गए नंद नंद। फुल स्टॉप उनका क्लोज कर देंगे। एक उदाहरण लिखेंगे थर्ड, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सेकंड लाइन, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, सदा रहत बरसा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे, जब ते श्याम सिधारे। एक और लिखेंगे नोट का लगा करके, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी, आँखियां हरि दर्शन की प्यासी। तो छोटे छोटे उदाहरण है, आप इसमें 2-3 लिख सकते हैं आसानी से। ठीक, हेडिंग नंबर 8 लिखेंगे, भ्रमर गीत में अलंकार निरूपण। अब एक बात ध्यान देखें,
अगर यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए कि भ्रमर गीत में भाव पक्ष और कला पक्ष किस प्रकार से सूरदास जी का, तो भाव पक्ष मैंने लिखा दिया। आप ऊपर हेड डालेंगे भाव पक्ष और सारा कुछ लिख देंगे, लेकिन भाव पक्ष अगर नहीं पूछा गया तो भाव पक्ष आप नहीं लिखेंगे। अब जो हेडिंग नंबर 8 आएगी ये कला पक्ष के अंतर्गत आएगी। इसके आगे जो भी हेडिंग आएगी वो सब क्या आएगी, कला पक्ष के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ हेडिंग डाल देंगे आप कला पक्ष और फिर हेडिंग नंबर 8 लिखेंगे भ्रमर गीत में अलंकार निरूपण। काव्य में चारुता हेतु अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। काव्य में चारुता हेतु या काव्य में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। भ्रमर गीत से कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। भ्रमर गीत से कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे। रूपक अलंकार, एक छोटी हेडिंग डालेंगे एक अलग पेन से, रूपक अलंकार। उसके आगे उदाहरण लिखेंगे। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो। दूसरा लिखेंगे उपमा अलंकार। तृण की अग्नि, तृण तृण माने तिनका, तृण की अग्नि धूम को मंदिर ज्यों तुषार कन पानी। तृण की अग्नि धूम को मंदिर ज्यों तुषार कन पानी। तीसरा लिखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। मानहु नील माट ते काढ़े। मानहु नील माट ते काढ़े लय जमुना जाय पखारे। लय जमुना जाय पखारे। अब आप लिखेंगे हेडिंग नंबर 9 भ्रमर गीत में वक्रोक्ति निरूपण। भ्रमर गीत में वक्रोक्ति निरूपण। सूरदास की वक्रोक्तियां केवल बौद्धिक चमत्कार को ही प्रदर्शित नहीं करती। सूरदास की वक्रोक्तियां केवल बौद्धिक चमत्कार को ही प्रदर्शित नहीं करती, बल्कि भाव व्यंजना के उत्कर्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति भी करती हैं। बल्कि भाव व्यंजना के मार्मिक उत्कर्ष की अभिव्यक्ति भी करती हैं। डैश करके उदाहरण लिखेंगे, छोटे छोटे उदाहरण हैं। ऊधव मन नाही 10-20। नोट कॉमा लिखेंगे ऊधव मन नाही 10-20, फुल स्टॉप नोट कॉमा क्लोज कर देंगे एक लाइन छोड़ करके। दूसरा उदाहरण लिखेंगे। निर्गुण कौन देश को बासी। निर्गुण कौन देश को बासी, फुल स्टॉप नोट कॉमा लगा देंगे। तीसरा उदाहरण लिखेंगे। थर्ड एग्जाम्पल। आयो घोष बड़ो व्यापारी। आयो घोष बड़ो व्यापारी। ठीक, चलिए अब एक अंतिम हेडिंग डालेंगे अन्य भ्रमर गीत। हेडिंग नंबर 10 अन्य भ्रमर गीत। कृष्णदास, रसखान, रहीम। कृष्णदास, रसखान और रहीम आदि ने फुटकर रूप में भ्रमर गीत लिखा। फुटकर रूप में भ्रमर गीत लिखा। रीतिकाल में देव, पद्माकर, सेनापति और घनानंद ने भी भ्रमर गीत लिखा। आधुनिक काल में भारतेंदु, सत्यनारायण कविरत्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रमाशंकर शुक्ल रसाल आदि ने भी भ्रमर गीत लिखा। परंतु सूरदास कृत भ्रमर गीत इन सब में श्रेष्ठ है। परंतु सूरदास कृत भ्रमर गीत इन सब में श्रेष्ठ है। यह प्रश्न हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। अब एक चीज ध्यान देंगे, ये सवाल हो सकता है इस तरह से पूछ लिया जाए कि भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए, या भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास के भ्रमर गीत का निरूपण कीजिए, या भ्रमर गीत परंपरा में सूरदास जी के भ्रमर गीत का स्थान निर्धारित कीजिए। तो ये वाली हेडिंग आप 10वीं हेडिंग आप शुरू में डालेंगे, प्रारंभ में। प्रारंभ में कहाँ डालेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए।
ये आप डालेंगे। देखिए पहली हेडिंग हमने डाली थी, क्या ये डाली थी मैंने, भ्रमर गीत का अर्थ, ठीक। का खा डाली थी मैंने भ्रमर गीत की विशेषताएं, ठीक। ग डाली थी मैंने श्रीमद् भागवत में वर्णित भ्रमर गीत प्रसंग, और घा डाल देंगे आप, ये 10वीं हेडिंग आप यहीं डाल देंगे। घा क्या, अन्य भ्रमर गीत या विभिन्न युगों में लिखे गए भ्रमर गीत, हिंदी साहित्य के विभिन्न युगों में लिखे गए भ्रमर गीत। और उसको लिखने के बाद फिर आप लिखेंगे हमारी हेडिंग अगली वाली, सूरदास का भ्रमर गीत, और उसके बाद फिर आप लिखना शुरू करेंगे सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं। लेकिन अगर सवाल आए कि केवल और केवल सूरदास के भ्रमर गीत की विशेषताएं लिखिए, तो बस भ्रमर गीत का अर्थ बता करके आप विशेषताएं लिखना शुरू कर देंगे। ध्यान रखेंगे स्पीड आपकी अच्छी हो तो क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, नहीं तो उदाहरण आप थोड़े इसके कम करते जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे साथ हमारे सभी विद्यार्थी बने रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं, आप अच्छे से पढ़ें लिखें, आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। बस इसी प्रकार की तमाम वीडियोज़ में हमारी आपसे मुलाकात होती रही है और आगे भी होती रहेगी। नमस्कार।